हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी सिंह। वेलकम टू नॉलेज मास्टर्स। सो हमारे अब ये आगे की थ्योरी है जो हम पायनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे, उसमें ये अब हमारे नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट है कार्ल मार्क्स, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली सीरीज में हमने ऑगस्ट कॉम्ट का पढ़ा था। सो कार्ल मार्क्स के बारे में पहले हम जानते हैं ये कौन थे। इनकी कई सारी थ्योरीज हैं, जिसमें से दो ये थ्योरी हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड थ्योरी ऑफ एलिनेशन। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, जब नेपोलियन का बहुत ज़ोरों शोरों से पूरे वर्ल्ड में अटैक और ट्रेड भी बहुत अच्छे से चल रहा था। सो ही वॉज ज्यूइश फैमिली, ही बिलोंग्स टू ज्यूइश फैमिली। और ये इनका फोटो है। तो इनका जन्म नेपोलियन एरा में हुआ था, जर्मनी में। लेकिन उस समय ज्यूइश जो थे वो बहुत अच्छे कैपिटलिस्ट क्लास थे। उनका बहुत अच्छा ट्रेड था पूरे वर्ल्ड में, ट्रेड सिस्टम उनका बहुत हाई जा रहा था। लेकिन ये और इनके फादर कभी भी अब जो उनके नेपोलियंस के थॉट्स थे और जो और ज्यूइश के थॉट्स थे, जो ज्यूइश कैपिटलिस्ट क्लास में आ गए थे, तो वो जो अत्याचार कर रहे थे लोगों के ऊपर, लेबर क्लास के ऊपर, ये कभी उन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, बल्कि वो अपोज करते थे जो लेबर सिस्टम, जो लेबर डिवीजन और जो भी सिस्टम उनके प्रॉब्लम्स हो रही थी लेबर क्लास में, तो वो इन सबको अपोज करते थे, इनके फादर। और ये अपने फादर के बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं, आज्ञाकारी थे। ये उन्हीं के ही कदमों में, मतलब उनके ही जो चाल कदमों में वो चले। सो ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ हिज फादर्स थॉट। तो इन्होंने एजुकेशन ली बहुत अच्छे बर्लिन यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे बर्लिन यूनिवर्सिटी में हीगलियन एरा बहुत अच्छे से चल रहा था। मतलब हीगल्स के जो थॉट्स थे, व्यूज थे, जो रिवॉल्यूशन जब चल रहा था फ्रांस में और अदर पार्ट्स ऑफ एरिया में, तो उस समय हीगल्स के जो हमारे नए सोशियोलॉजिस्ट और भी सोशियोलॉजिस्ट जो हीगल्स से इन्फ्लुएंस थे, तो ये भी हीगल्स के थॉट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उनके थ्योरीज में हम हीगल्स के थॉट्स का रिफ्लेक्शन देखेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ओके, सो पहले हम इनकी थ्योरी को एकदम से नहीं समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि इनकी थ्योरीज में किस किस का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इनकी थ्योरीज में सबसे पहले हम हीगल का इन्फ्लुएंस देखेंगे, फिर ह्यूम का इन्फ्लुएंस देखेंगे, फिर फ्यूरबाख एंड टॉकविल, इन सब का इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा देखेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा वो हीगल का होगा, हीगल फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो इनकी जो पहले हम ये देखेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मतलब हिस्टोरिकल, what is meaning of historical here and what is the meaning of materialism here? कार्ल मार्क्स की थ्योरी पूरा मटेरियलिज्म के आसपास ही घूमती है। उनका मटेरियलिज्म का मतलब वो था कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जब इकोनॉमी को स्टैंड करने के लिए जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन फैक्टर्स की ज़रूरत है, दे ऑल आर मटेरियल्स। उन्होंने इस बेसिस पे मटेरियलिज्म को डिस्क्राइब किया। Materialism is a basis of sociological thought, material condition और economic factor affect the structure and development of society। मतलब सोसाइटी के स्ट्रक्चर और सोसाइटी के डेवलपमेंट में जो हेल्प करे वो इकोनॉमिक फैक्टर्स, दे आर मटेरियलिज्म। ओके, हिज थ्योरी मटेरियलिज्म कंडीशन essentially comprise टेक्नोलॉजिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स, जो हेल्प करे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बिल्ड अप करने के लिए जो हेल्प करे, जो टेक्नोलॉजी, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर्स, ह्यूमन सोसाइटी, दीज ऑल आर मटेरियलिज्म। अब मटेरियलिज्म का मतलब हम समझ गए कि जो भी चीज हमें हेल्प करे सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए या इकोनॉमी को बिल्डअप। इन्होंने, इनकी मैक्सिमम थ्योरी इकोनॉमी बेस में ही है। इकोनॉमी को डिस्क्राइब करते हुए सोशियोलॉजी में उन्होंने इकोनॉमी का एक नया उदाहरण दिया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज मटेरियल इन द सोसाइटी। ओके, इन्होंने बोला कि वो चीज, वो मटेरियल जो इकोनॉमी को एक स्ट्रक्चर दे, सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर दे, सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करे, that means of production, that technology, that means of production, that human society, that forces of development, these all are materials। और उन्होंने हिस्टोरिकल किस सेंस में बोला? हिस्टोरिकल मतलब फिलोसफिकल सेंस नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ना है और हिस्टोरिकल इन सेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज इन टर्म्स ऑफ देयर मटेरियल एंड इकोनॉमिक बेसिस। मतलब कि
उस बेसिस पे इवोल्यूशन हो रहा है, मटेरियल बेसिस पे जो इवोल्यूशन हो, मतलब कि जैसे कि आज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे सोसाइटी में मशीन्स हैं, काफ़ी अच्छी डेवलप्ड मशीन्स हैं। लाइक एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बिस्किट बनता है, पहले उसका स्टेज देखो, जब उसने एक आदमी ने अगर फैक्ट्री स्टार्ट की होगी तो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या रहे होंगे, लेबर क्लास, देन भट्टी रही होगी चूल्हे की, उसके बाद उसमें चिमनी रही होगी, इस टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से उसके पास पैसा आया, फिर वो डेवलप्ड हुआ, तो सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, उसने अच्छी मशीन्स खरीदी जिसमें बिग बिग मशीन्स होंगी, सांचे होंगे जिसमें बिस्किट बना सकते हैं, फिर ओवन होगा। उसके बाद तीसरे स्टेज में और डेवलप हुआ तो और अच्छी मैकेनिज्म लाइक रोबोट्स भी उसने डाल दिए, है ना। सो ये हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, है ना। मटेरियल के फॉर्म में हम हिस्ट्री पढ़े, फिलोसफिकल सेंस में हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला मटेरियलिज्म मैटर एंड रियलिटी एज बेसिस ऑफ चेंज, सो ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ देयर मटेरियल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड इकोनॉमिक बेसिस। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे मटेरियलिज्म की इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेसिस एंड मटेरियल, सॉरी, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे सोसाइटी की टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, मटेरियल एंड इकोनॉमिक बेस एंड इन टर्म्स ऑफ मटेरियल बेस। सो उन्होंने ये बोला, सो हीगल्स इज अ कॉज ऑफ चेंज बट मार्क्सिस मटेरियलिज्म इज अ कॉज ऑफ चेंज, मतलब कि हीगल्स का आइडियल इज अ कॉज ऑफ चेंज बट मार्क्स का मटेरियलिज्म इज अ कॉज ऑफ चेंज। हीगल बोलते हैं कि सोसाइटी को चेंज करने का जो मेन आइडिया है, जो सोसाइटी का इवोल्यूशन होती है सोसाइटी में, वो आइडियल के कारण होती है, मतलब हमारे जो माइंड में आइडियाज आते हैं उसके कारण सोसाइटी में चेंज आता है। लेकिन मार्क्स का कहना था सोसाइटी में चेंज आता है ड्यू टू मटेरियल्स। हमने ये जब इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ा था उसमें भी हमने ये देखा था कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसी बेसिस में कि हीगल्स का थॉट था कि सोसाइटी में इवोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू आइडियाज, ठीक है, माइंड में आइडियाज आ रहे हैं तो ही चीजें लोग उसको यूज कर रहे हैं आइडियाज को अपने, और फिर चेंज आ रहा है सोसाइटी में। मार्क्स का कहना था आइडियाज वाइडियाज कुछ नहीं होते, ड्यू टू मटेरियल थिंग्स के कारण हमारे सोसाइटी में चेंज आता है, लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब चेंज होते हैं या कुछ टेक्नोलॉजी आती है अच्छी तो सोसाइटी में चेंज आता है। सो ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। नाउ वी अंडरस्टैंड, अब इनके इन्फ्लुएंस है हीगल का फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, देन हिज साइंस ऑफ लॉजिक ऑल्सो, कि पॉजिटिविज्म जो वर्ड है हीगल का ही है, साइंस ऑफ लॉजिक, एंड अदर इन्फ्लुएंस लाइक ऑगस्ट कॉम्ट भी तो हीगल से इन्फ्लुएंस हुए थे ना पॉजिटिविज्म थ्योरी में, तो यहाँ भी ये हीगल से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन साइंस ऑफ लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में। अब हम आते हैं, जैसे कि अब हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि मार्क्स की जो थ्योरी है फाइनल, उसके पहले उन्होंने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है अपनी थ्योरीज में, उसकी थ्योरी के फीचर्स क्या है और उन्होंने किस किस टर्म्स का मैक्सिमम यूज़ किया है, हम ये सुनेंगे। उसके बाद फिर हम उनकी फाइनल थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि खाना बनता है ना, तो खाने में इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, सो दीज आर ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मार्क्स थ्योरी। पहला जो इंग्रेडिएंट है दैट इज डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म। उनके मार्क्स के क्या व्यूज थे डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म में, तो मार्क्स के आइडियाज डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म को लेके बहुत रेडिकल थे, बहुत एक्सट्रीम थे। वो तो कहते थे कि कैपिटलिस्ट को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, सीधा कम्युनिज्म या लेबर या सोशलिज्म ही आना चाहिए, या तो कम्युनिज्म आना चाहिए सीधा या सोशलिज्म आना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम, कोई बैलेंस नहीं था। वो कहते थे बिल्कुल हटा देना चाहिए, उनका डेमोक्रेसी का यही सेंस था। उन्होंने जब डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे और जो हिस्ट्री पढ़ी उन्होंने फ्रांस की, इंग्लैंड की, तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए इन सब हिस्ट्री से, और वो चाहते थे कि एकदम से कम्युनिज्म या डेमोक्रेसी एकदम से स्टैब्लिश होना चाहिए। he was having very radical view regarding it. So ये हमने इनमें सीखा। उसके बाद हम देखते हैं कि हीगल के आइडियाज क्या थे और हीगल के मार्क्स के आइडियाज क्यों मैच नहीं करते थे और क्या आइडियाज उनके मैच करते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द हीगल आइडियाज, कि हीगल के आइडियाज क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हीगल का आइडिया पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। सो हीगल क्या सोचते थे कि what was his thought regarding historical। सो वो कहते थे कि हमें अपने सोसाइटी का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है,
देन वी विल अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी, और हम उसको एक बदलाव की तरफ ले जाएंगे। तो उनके हिस्टोरिकल सेंस में क्या वो कहते थे कि रिलीजन, सोसाइटी का जो धर्म है, व्हाट इज द रिलीजन ऑफ सोसाइटी, देन व्हाट आर द ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, तो वो उन सब के बारे में बात करते थे कि हिज हिस्ट्री रिलेटेड टू रिलीजन एंड डेवलपमेंट एंड रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज, की सोसाइटी में जो पुराना चल रहा था, मतलब कि अब क्या था ना कि पोप्स को हटा के जब प्रोटेस्टेंट्स आए थे तो धीरे धीरे रिलीजन का जो दौर है वो खत्म होता जा रहा था, लोग बहुत साइंटिफिकली सोचने लगे थे। तो हीगल का कहना था कि रिलीजन और ट्रेडिशन सिस्टम को दोबारा वापस लाना चाहिए ताकि लोगों में जो खुद का कॉन्शियसनेस है, थिंकिंग और कॉन्शियसनेस, वो समझ सके कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनका ट्रेडिशन क्या था, एंड नाउ दे इवॉल्यूट दैट हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, उन ट्रेडिशन को वो रिफॉर्म करके अपने तरीके से बेस्ट फॉर्म में वो ला सके। लेकिन हमें अपने ट्रेडिशन और रिलीजन को दोबारा उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मार्क्स इस व्यू से, हिस्ट्री के व्यूज, हिस्ट्री से तो वो एक्सेप्टेड थे कि हाँ हर चीज की एक हिस्ट्री होती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, बट वो रिलीजन सेंस में बिल्कुल उनका ध्यान नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि रिलीजन सेंस में हम अपनी हिस्ट्री को जाने। वो बोलते थे कि हाँ सोसाइटी में हिस्ट्री होनी चाहिए, मार्क्स कहते थे, लेकिन हिस्ट्री किसकी होनी चाहिए? हिस्ट्री होनी चाहिए मटेरियल थिंग्स की, मतलब कि हमें मटेरियल थिंग्स की हिस्ट्री जाननी है, जैसे कि टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री जाननी है, हमें सोसाइटी के मटेरियल फॉर्म की हिस्ट्री जाननी है, ना कि रिलीजन की। तो वो उनका कहना ये था। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट इसी बेसिस में था, रिलीजन में और उनकी मटेरियल थॉट्स में। सो दिस वाज हिज हीगल्स आइडिया रिगार्डिंग मटेरियलिज्म, रिगार्डिंग हिस्ट्री। नाउ कम टू हिज सेकेंड थॉट। उनका सेकेंड थॉट था कि रिगार्डिंग डायलेक्टिक्स। सो हीगल का कहना था कि दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उनमें द्वंद्व पैदा होते हैं, कि आपने कोई थॉट्स आए आपके दिमाग में, फिर आपने उसको प्रूव करने की कोशिश की, फिर कोई दूसरा आया, उसके थॉट्स ने उस प्रूव्ड थिंग्स को हटा के अपनी कुछ बातें रखी, फिर उसको नए तरीके से, मतलब कि दो थॉट्स में द्वंद्व पैदा होना, दो थॉट्स में डायलेक्टिक्स होना। तो मार्क्स का जो हीगल्स का आइडिया था, वर्ड आइडिया, उन्होंने आइडिया पे मेन फोकस किया इन द टर्म्स ऑफ डायलेक्टिक्स आल्सो, इन द थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स आल्सो। लेकिन मार्क्स ने डायलेक्टिक्स थ्योरी में भी मटेरियल का यूज किया। मार्क्स का कहना था कि द्वंद्व आइडियाज में नहीं होता है, द्वंद्व दिमाग में नहीं होता, द्वंद्व पैदा होता है, डायलेक्टिक्स पैदा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है इन मटेरियल थिंग्स की। एक चीज यूज हो रही है, उसको जब हम मटेरियल चीज की हिस्ट्री पढ़ें, तो हिस्ट्री से, जब हिस्ट्री से हम हिस्ट्री जानते हैं उसकी, फिर नई चीज आई, नया डेवलपमेंट हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, तो पुरानी, कुछ लोग पुरानी टेक्नोलॉजी को मानेंगे, कुछ लोग नई टेक्नोलॉजी को मानेंगे, तो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट। तो उसको हम उस सेंस में हम डायलेक्टिक्स को पढ़ेंगे, ना कि आइडियाज के सेंस में। तो हीगल की ये थ्योरी से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। तो इन्होंने फिर मार्क्स ने अपनी एक नई थ्योरी दी, डायलेक्टिक्स मटेरियलिज्म, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर ये नाउ वी अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स। क्या फीचर्स थे? सो ही हैव सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू हिस्ट्री, ठीक है, मतलब कि हिस्ट्री, जो हिस्ट्री वर्ड का यूज किया है उन्होंने वो सोशियोलॉजिकल टर्म में यूज किया है। ही यूज द वर्ड हिस्ट्री सोशियोलॉजिकल टर्म, ना कि हिस्टोरिकल फिलॉसफी टर्म में, कि हमें सोसाइटी की हिस्ट्री को जानना है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, बेस्ड ऑन सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू हिस्टोरिकल फिनोमिना डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश एम्पिरिज्म एंड फ्रेंच मटेरियलिज्म। मतलब ब्रिटिश का जो एम्पिरिज्म है, मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है, उसकी हिस्ट्री जाननी है, और फ्रेंच के मटेरियलिज्म की हिस्ट्री जाननी है, एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स। सो इन टर्म्स की ब्रिटिश एम्पिरिज्म, फ्रेंच मटेरियलिज्म एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इन टर्म के बेसिस पे हम उनकी हिस्ट्री जानेंगे, तब हम आगे अपनी थ्योरीज, उस बेसिस पे हम अपनी थ्योरीज को ले जाएंगे। तो उन्होंने हिस्ट्री में इस सेंस में इन्फ्लुएंस किया कि हिस्ट्री मतलब कोई हिस्टोरिकल फिनोमिना नहीं है, मतलब हिस्ट्री इज नॉट हिस्टोरिकल फिलॉसफी, कि हम किसी सोसाइटी की हिस्ट्री जानने लगे इन टर्म्स ऑफ आइडियाज और इन टर्म्स ऑफ हिज लाइफ हिस्ट्री, बट हम हिस्ट्री जानेंगे इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक चेंज, एम्पिरिज्म
and materialism. In materialism change, in material change, and in classical economics and economics change. कि पहले इकोनॉमी किस तरीके की होती थी, कौन रूल करता था इकोनॉमिक क्लास में, फिर सेकंड स्टेज में क्या इकोनॉमी का कंडीशन हुआ, फिर कैपिटलिस्ट कैसे आए, फिर सोशलिज्म कैसे आए, इस बेसिस पे हम हिस्ट्री को जानेंगे. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक एंड रिवॉल्यूशनरी फीचर्स. फिर यहाँ पर भी वही बात है कि हमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ साइंस. ठीक है, नॉट सोशियोलॉजिकल थॉट, सोशियोलॉजिकल मटेरियल डेवलपमेंट. सोशियोलॉजिकल मटेरियल डेवलपमेंट, सोसाइटी में जितने भी न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हुए ऑन एम्पिरिकल बेसिस हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरीज को समझेंगे. ठीक है, तो पहला इंग्रेडिएंट उन्होंने जो यूज किया वो है मटेरियलिज्म, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एम्पिरियलिज्म. उसके बाद सिस्टमैटिक रिसर्च रिगार्डिंग द एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन. सो ये सब टर्म्स हैं, वी हैव टू यूज ऑल दीज टर्म्स, दीज ऑल आर इंग्रेडिएंट्स. एंड हिज अप्रोच ऑफ studying the history on the basis of these three: British empiricism, French materialism, and classical economics. Now we come to next. So society as a interrelated whole. तो उन्होंने सोसाइटी की स्टडी एज अ लिंक से की, मतलब कि सोसाइटी इज इंटररिलेटेड, मतलब सोसाइटी में जितने भी चीजें हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, लाइक लेबर्स, कोई भी क्लास या कोई भी इंग्रेडिएंट सोसाइटी का, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. वी कैन नॉट स्टडी सेपरेटली, हम एक दूसरे को सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते, हम लिंक करके स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल फॉर्म में. नाउ चेंजेबल नेचर ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी इज ऑलवेज चेंजिंग फॉर्म, देयर ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी. सो सोसाइटी में हमेशा द्वंद्व पैदा होता रहता है, चेंज होते रहते हैं, और ये चेंज बहुत लार्ज स्केल में होते हैं. एंड वी हैव टू रेगुलेट ऑल दीज चेंज. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बीइंग, हिस्ट्री ऑफ नॉट ह्यूमन बीइंग, हिस्ट्री ऑफ मटेरियल थिंग्स ऑफ दैट सोसाइटी, कि क्यों चेंज ये आ रहा है और किस बेसिस पे चेंज आ रहा है. जब हम एक बार किसी मटेरियल की हिस्ट्री को जान लेंगे या सोसाइटी की हिस्ट्री को जान लेंगे, तो वी विल इजिली अंडरस्टैंड द चेंज. ह्यूमन नेचर एंड सोशल रिलेशनशिप. So Marx का कहना था there is no permanent nature of human being. That's why nature of human being is so complex. कि कोई एक नेचर नहीं होता किसी भी इंसान का, वो हमेशा चेंज होता रहता है. और उस बेसिस पे and people act of producing essentials of life build a social relationship called class relationship. अब नाउ ये टर्म है क्लास रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उनकी थ्योरी का, क्लास रिलेशनशिप एंड क्लास स्ट्रगल. सो वो बोलते हैं कि जो इंसान में जो सोशल रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, ये उसको क्लास रिलेशनशिप बोलते हैं. और ये बेसिस ऑफ मटेरियलिज्म जो चीज है, मतलब मटेरियल जो है सोसाइटी का, उसके कारण ये रिलेशनशिप बिल्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक लेबर और फ्यूडल. सो फ्यूडल सोसाइटी में जो लाइक एक लेबर किसी फ्यूडल पर्सन को लॉर्ड बुलाता है, सो ही हैविंग रिलेशनशिप ऑफ लेबर विद फ्यूडल. ठीक है, ये क्लास रिलेशनशिप हो गया. ये क्यों है, किस बेसिस पे है? ये उस बेसिस पे क्योंकि वो फ्यूडल लॉर्ड के अंडर में वर्क करता है ना. सो मटेरियल आया वर्ड, मटेरियल चीजें आई इसमें कि ही इज वर्किंग इन हिज फैक्ट्री. फैक्ट्री इज अ फैक्टर ऑफ मटेरियल. सो वो उसकी फैक्ट्री में काम करता है, तो ही हैविंग रिलेशनशिप विद हिज लॉर्ड. सो दैट इज ही वांट टू से कि मटेरियलिज्म फैक्टर्स के कारण there is always a relationship, the relationship built among humans. ठीक है. Now we come to final theory. We understood the ingredients. Now we come to final theory. उसकी final theories में बहुत सारा जो हमने ingredients पढ़ा, इनका पूरा mixture है, और we understand each and everything. So मार्क्स की पूरी थ्योरी को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे. The first term is class. क्लास से मतलब क्या है मार्क्स का? क्लास से मतलब है कि इट्स अ फंडामेंटल सोशल ग्रुप और टैंजिबल कलेक्टिविटी विच हैज कैपेसिटी टू एक्ट एज रियल सोशल फोर्स. सो क्लास बिल्डअप होता है व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिल्ड ड्यू टू मटेरियल थिंग्स और मटेरियल फैक्टर्स. एक फंडामेंटल सोशल ग्रुप है. जब एक जगह पे कई लोग इकट्ठा होते हैं, ग्रुप फॉर्म होता है, और उस ग्रुप का
पोजीशन इन रिलेशन टू द ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन. सो उस ग्रुप का क्या होता है कि देयर ऑलवेज उनका रिलेशनशिप होता है उस ग्रुप का एक दूसरे से ड्यू टू सम मटेरियल प्रोडक्शन. लाइक फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबर्स, दे ऑल आर दे हैविंग रिलेशनशिप विद ईच अदर. एक फैक्ट्री है, वहां पे लेबर्स हैं, एंड उन लेबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है एक दूसरे से, क्यों है? क्योंकि वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं. फैक्ट्री इज व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो फैक्ट्री इज ऑल्सो मटेरियल. तो उन मटेरियल के, उस फैक्ट्री के मटेरियल के कारण उनके बीच में एक रिलेशनशिप पैदा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लास इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स. ठीक है. और फिर उनके जो थॉट्स में स्ट्रगल हो जाए, मतलब कि फ्यूडल लॉर्ड और लेबर के थॉट्स में, कैपिटलिस्ट और लेबर्स के थॉट्स में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्लास स्ट्रगल. मतलब जो लेबर है वो कैपिटलिस्ट को हटा के अपना सत्ता जमाना चाहते हैं, और कैपिटलिस्ट जो है वो लेबर्स के ऊपर कब्जा जमाए रहना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लास स्ट्रगल. फाइन. अब फोर्सेज ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हम कितनी बार यूज कर रहे हैं टर्म फोर्सेज ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ये क्या है? फोर्सेज ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर द material worked on tools and techniques employed in production of material goods. मतलब कोई चीज, कोई गुड्स बनाने में, जो कोई मटेरियल बनाने में जितने में टूल्स और टेक्निक्स का यूज हो रहा है, whether it is labor, whether it is tools, any technique, any form of technique, that is called forces of production. और रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया, जो मटेरियल्स को यूज करते टाइम जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, दैट इज व्हाट इज सुपर स्ट्रक्चर. एक टर्म और आता है, यूज कर रहे हैं. सुपर स्ट्रक्चर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट, स्कूल, रिलीजन, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है ना, डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेट, दैट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू मटेरियल थिंग्स. लाइक ये इनका कहना है कि जितना भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, दे ऑल आर द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमी है तो ये सब स्ट्रक्चर है. मतलब कोई इकोनॉमिक क्लास चल रही है, कोई इकोनॉमिक्स चल रही है सोसाइटी में. सोसाइटी में इकोनॉमिक्स का है यूज, इसलिए इन स्ट्रक्चर का यूज है. मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये सब जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स हैं, ये इकोनॉमिक की वजह से हैं. ठीक है. उनका इकोनॉमी के आसपास ही सारा उनका थ्योरी घूम रहा है. ओके. सो इनकी बुक है कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1959 में जो आई थी. इट डिस्क्राइब्स ऑल दिस रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. सो इस बेसिस पे इनकी थ्योरी है. दीज आर ऑल टर्म्स. हम ये टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उनकी फाइनल थ्योरी. सो मार्क्स का कहना है कि सोशल रिलेशनशिप्स जो बिल्ड हो रहे हैं सोसाइटी में या इकोनॉमिक क्लास में या कहीं पे भी सोसाइटी के किसी भी सेक्शन में, इकोनॉमिक क्लास की वजह से या इकोनॉमी की वजह से या मटेरियल थिंग्स की वजह से सोशल रिलेशनशिप जो बिल्ड हो रहे हैं सोसाइटी में, they all are very important and are over and above individuals. मतलब हर इंसान से सोशल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ऊपर है हर इंसान. हम इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, हम वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस रखेंगे वो सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर रखेंगे. और ही स्ट्रेस दैट सोशल रिलेशनशिप्स impinge upon individuals irrespective of their preferences. मतलब इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस को देखते हुए, मतलब इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस को ना ध्यान देते हुए, we only think about social relationships. फिर उन्होंने कहा कि जो हम हिस्टोरिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस is depend on the awareness of these society's social relations. So उनकी जो पूरी थ्योरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वो भी सोशल रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हुए कि पहले सोशल रिलेशनशिप कैसे थे. मतलब सोशल रिलेशंस की हिस्ट्री को, सोशल रिलेशंस की हिस्ट्री को वो पढ़ेंगे कि पहले जो मटेरियलिज्म के कारण जैसे चेंज हुआ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, एक क्लास से दूसरे क्लास, जिस तरीके से सोसाइटी में चेंज हुआ, तो किस तरीके से सोशल रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे हैं. लाइक पहले उनका सोशल रिलेशनशिप्स था कि देयर इज अ फ्यूडल लॉर्ड एंड देयर इज अ वर्कर ऑफ एग्रीकल्चर. जमींदार और लेबर्स में सोशल चेंज था. फिर धीरे धीरे जब कैपिटलिस्ट क्लास है तो कैपिटलिस्ट और लेबर्स में चेंज हुआ, मतलब फ्यूडल लॉर्ड टू कैपिटलिस्ट चेंज हुआ ना रिलेशनशिप. इस तरीके से उनका भी रिलेशनशिप, लेबर क्लास का भी रिलेशनशिप
वर्कर से लेबर्स हो गया, सो फिर लेबर से फिर कोई नया रिलेशनशिप आ जाएगा, सोशलिज्म क्लास या कम्युनिस्ट क्लास आ गई तो कम्युनिस्ट रिलेशनशिप हो गया। तो इस तरीके से जिस तरीके से मटेरियल्स चेंज होते हैं सोसाइटी में, और जिस तरीके से सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसी तरीके से सोशल रिलेशनशिप्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। सो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन किया, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इज अ मटेरियल कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल। सो ही डिफाइंड सोशल रिलेशनशिप्स इन फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर आर द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेसिस ऑफ सोसाइटी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, चीजें आती है ना, लाइक मटेरियल थिंग्स। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल थिंग्स के कारण ही रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है अमॉन्ग लेबर्स। लाइक एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन को कई लोग यूज करते हैं, लाइक उसको चलाता कोई और है, फिर उसको ऑपरेट, उसको किस कब बंद करना है, कब खोलना है, किस तरीके से डब्बे रखने, तो अलग अलग वर्कर अलग अलग अपना काम कर रहा है एक ही मशीन में। तो उस मशीन के कारण लेबर्स में एक रिलेशनशिप पैदा हो रहा है। लाइक एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कई लेबर्स है, फैक्ट्री इज ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस फैक्ट्री में जो लेबर्स हैं उनमें उस फैक्ट्री के कारण उन लेबर्स में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण सोसाइटी में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। सो सोशल रिलेशंस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मटेरियल कंडीशन विच ही कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, and he is giving economic base to those infrastructure. Fine, so he's saying this. Okay, what is superstructure? So superstructure is a figure, is a legal within infrastructure there is another term superstructure. So वो structure जो बहुत ही like देखने में बहुत अच्छे हो और बहुत philosophy, religious thinking, thoughts, culture से full हो, उसको कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर इज अ लिटिल मोर वाइडर देन इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक एजुकेशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज, रिलीजन्स, आइडियोलॉजी, फिलोसफीज। सो ये दो टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर यूज करिएगा इनकी थ्योरीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। सो ही डिफाइंड दिस इन द मटेरियल टर्म। नाउ फोर्सेज एंड रिलेशनशिप्स ऑफ प्रोडक्शन, अगेन वही कि सो यहाँ मार्क्स कहते हैं कि जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है दे आर डेवलप्ड इन सोसाइटी फ्रॉम वन फॉर्म टू वन स्टेज टू अनदर। मतलब कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की, जैसे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, ये सब हमारे फोर्सेस हैं। कि लेबर क्लास इज ऑल्सो फोर्स, मतलब वो चीजें जो किसी एक मटेरियल को बनाने में जो चीजें लगती हैं, दैट ऑल फोर्सेस। सो जब फोर्सेस में एक स्टेज से दूसरे स्टेज, मतलब फोर्सेस की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, वी अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। सो हम नॉलेज एक स्टेज से दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज चेंज हो रहा है ना नॉलेज। जैसे पहले क्या था कि लोगों के पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो न्यूज़पेपर बनाने में हेल्प करता है। तो प्रिंटिंग प्रेस से पहले क्या था, लोग लेबर थी, लोग हाथ से लिखते थे, राइट, people use pen for writing, so pen is also a factor of production so पहले पेन यूज हुआ, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस यूज हुई। मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज, उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना हम, प्रिंटिंग प्रेस की क्या हिस्ट्री है। सो पहले पेन आया, फिर प्रिंटिंग प्रेस आया, सो उसके बाद और प्रिंटिंग प्रेस में क्या यूज होता है, इंक। सो पहले पेन में इंक यूज होती थी दूसरे फॉर्म से, फिर अनदर इंक यूज हुई अदर फॉर्म में in printing press. So these all history of factors of production. So all these build relationships, है ना। जो पेन को लेबर यूज कर रहा है तो पेन का लेबर के साथ रिलेशनशिप हुआ, लाइक पेन को एक राइटर यूज कर रहा है, पेन का राइटर के साथ एक रिलेशनशिप प्रोड्यूस हुआ। अब एक कोई फैक्ट्री है, वहां पे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे थे, बिल्डिंग रिलेशनशिप ऑफ ईच अदर। तो हम उनके रिलेशनशिप की हिस्ट्री प्लस जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी हिस्ट्री, वी अंडरस्टैंड ऑल दिस। मार्क्स कहते हैं वी अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मार्क्स का मेन फोकस था कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में किस किस
फॉर्म में मतलब कौन कौन से मटेरियल्स की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, इस बेसिस पे हम उसकी थ्योरीज की हिस्ट्री पढ़ेंगे. धीरे धीरे वन स्टेज से दूसरे स्टेज कैसे आई और उनमें कैसे डेवलपमेंट आया. द इकोनॉमी बेस, उनका मेन जो बेस था वो इकोनॉमी ही था. हम इकोनॉमी की हिस्ट्री पढ़े और इकोनॉमी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है. इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप्स ऑफ प्रोडक्शंस है, फोर्सेस है, इन सब की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. दीज ऑल आर मटेरियल्स. उनका कहना था ये सब मटेरियल्स है, अब हम इनकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जब तक हम हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब हम कैसे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं उनमें हम चेंज लेके आएंगे, इवोल्यूशन लेके आएंगे, है ना, नए तरीके से, बेहतर तरीके से फिर नई चीज बनेगी. फिर उसमें डायलेक्टिक्स पैदा होगा, द्वंद्व पैदा होगा. लाइक पुरानी चीज है, कोई पुराना टेक्निक है कोई, ठीक है, कुछ लोग उस पुरानी टेक्निक को यूज करना चाहते हैं, फिर कुछ लोग नई टेक्निक को यूज करना चाहते हैं, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. सो दिस इज what he want to say in his theory. वो यही समझाना चाहते हैं अपनी थ्योरी में. Now social change in terms of social classes. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें जो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है लोगों में, लाइक मैंने एग्जांपल दिया लेबर क्लास का रिलेशनशिप हो रहा है फ्यूडल क्लास से, तो हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि किस तरीके से चेंज हो रहे हैं एक रिलेशनशिप टू दूसरे रिलेशनशिप, है ना. फिर कैपिटलिस्ट क्लास आ रही है तो वहाँ अलग रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं. फिर कैपिटलिस्ट क्लास सोशलिज्म आ रहा है, वहाँ अलग रिलेशनशिप आपस में लोगों में बिल्ड हो रहे हैं. सो वी अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ सोशल क्लास एंड सोशल चेंज. ठीक है, इंटरनल, लाइक he develops the idea of social change resulting from internal conflicts, a theory of class struggle, है ना. तो क्लास स्ट्रगल हो रहा है, उसकी थ्योरीज उन्होंने समझाया उसी में. सो दिस इज ही. नाउ ही डिफाइंड द हिस्ट्री ऑफ सोशल क्लास. लाइक पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म हुआ, प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू अनडिफरेंशिएटेड सोसाइटी टू प्रिमिटिव कम्युनिज्म. अब वो सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, लाइक सोसाइटी पहले सिंपल थी, फिर थोड़ी सी ठीक है, सोसाइटी पहले प्रिमिटिव थी, फिर थोड़ी सी मॉडर्न हुई, फिर कैपिटलिस्ट क्लास आया, फिर सोशलिज्म आया. सो एक स्टेज से दूसरे स्टेज का भी सोशल चेंज हो रहा है. फिर उसी में जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं. फाइन. सो मार्क्स ने फिर डायलेक्टिक रिलेशनशिप डिफाइन किया कि किस तरीके से द्वंद्व पैदा होता है. फिर उन्होंने उस बेसिस पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, है ना, कि जब दो चीज़ों में द्वंद्व पैदा होता है तो फिर एक नई चीज़ बनती है, फिर उसको सॉल्व करने के लिए फिर एक नई चीज़ बनती है. फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि हम लाइक वी टेक एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास. सो नाउ लेबर और कैपिटलिस्ट क्लास में कॉन्फ्लिक्ट हुआ. ठीक है, अब कोई तीसरा आदमी सोचता है कि अब इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ही ब्रिंग अ वन टर्म सोशलिज्म. ठीक है, मार्क्स की बात करें, मार्क्स वो आदमी है. मार्क्स ब्रिंग अ टर्म सोशलिज्म. वो बोले कि कैपिटलिस्ट क्लास को हटाओ, सोशलिज्म लेके आओ. देन ही ब्रिंग कम्युनिज्म टू सोशलिज्म. ठीक है, तो ये इवोल्यूशन हो रहा है ना एक फॉर्म टू दूसरे फॉर्म. इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? जब दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. जब तक दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब तक इवोल्यूशन की नौबत नहीं आएगी, तब तक चेंज की नौबत नहीं आएगी. जब दो चीजों में लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी नई सोच पैदा होगी और नया चेंज होगा इन मटेरियल टर्म. ठीक है, ही इज नॉट लाइक हीगल ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी समझाई थी इन आइडिया टर्म, और इन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी समझाई है वो मटेरियल टर्म में समझाई है. ठीक है, फिर उन्होंने एग्जांपल दिया कि फ्यूडल सोसाइटी डेवलप्स अ कैपिटलिस्ट रिलेशनशिप्स ऑफ प्रोडक्शन. मैंने एग्जांपल दिया ना कि फ्यूडल सोसाइटी का जो रिलेशनशिप डेवलप्ड होता है इन कैपिटलिस्ट फॉर्म, देन रिवॉल्यूशन डेवलप्स इन फ्रांस, द कैपिटलिस्ट रीच इट्स पीक एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू सोशलिज्म रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ सोसाइटी. मतलब कि जो फ्यूडल सोसाइटी है ना, फ्यूडल सोसाइटी है, उनमें जो रिवॉल्यूशन, इनमें जो चेंज आ रहा है, फ्रांस में जो फ्यूडल सोसाइटी में चेंज आ रहा है, कैपिटलिस्ट में जब कैपिटलिस्ट अपनी पीक में पहुंच जाती है, फिर ट्रांसफॉर्म होता है, सोशलिज्म आता है, फिर सोशलिज्म इज ऑल हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ सोसाइटी. वही बात हुई कि फ्यूडल से कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट से कम्युनिज्म, कम्युनिज्म से सोशलिज्म. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म जो चेंजेस हो रहे हैं, दे ऑल चेंज इन रिलेशनशिप्स ऑफ द सोसाइटी, है ना. सोसाइटी के रिलेशनशिप में भी चेंज आ रहे हैं.
फिर उन्होंने बोला कि दैट्स इट, he described the stages of human history in terms of 4 modes of production. फिर उन्होंने लाइक 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि 4 मोड्स बताए प्रोडक्शन के, एशियाटिक, एंशिएंट, फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट. हिस्ट्री है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है. सॉरी, ये मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की हिस्ट्री नहीं है, ह्यूमन हिस्ट्री है. मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के कारण मतलब कि जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन करने में, उन चीज के बेसिस पे हम सोसाइटी को डिफाइन कर रहे हैं. लाइक एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी का मतलब हम समझ लीजिए एशिया. तो एशिया से मतलब इंडिया. तो एशिया में क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था, ठीक है. मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, एग्रीकल्चर. वहां पे लेबर्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जमींदार थे, है ना. तो वहां पे जो अलग रिलेशनशिप था. फिर एशियाटिक से एंशिएंट रिलेशनशिप हुआ. एंशिएंट में सिस्टम क्या था, स्लेवरी सिस्टम. उन्होंने बोला कि वहां पे मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, स्लेवरी. लोग पकड़ पकड़ के स्लेव्स लेके आते थे. स्लेव्स और लॉर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप हुआ, ठीक है. फिर जब नया दौर आया, नया चेंज आया, फिर हुआ फ्यूडल सर्वडम के बीच में रिलेशनशिप हुआ. देन उसके बाद कैपिटलिस्ट क्लास आई. कैपिटलिस्ट क्लास और लेबर्स के बीच में रिलेशनशिप हुआ. लेबर्स क्या करते थे, वेज अर्निंग करते थे, फाइन. और फ्यूडल लॉर्ड और सर्फ्स के बीच में रिलेशनशिप हुआ. सर्फ्स क्या करते थे, सर्वडम, ठीक है. ये इनके अधीन थे ना, कैपिटलिस्ट और लेबर्स. तो वो उनका कहने का मतलब है कि इनकी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. जैसे जैसे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे ह्यूमन के रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे टर्म्स चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे मटेरियल्स चेंज हो रहे हैं. लाइक जिस तरीके से पहले क्या था, मशीन्स नहीं थी, मटेरियल्स नहीं था, तो व्हाट आर द मेन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन बींग्स, है ना. ह्यूमन बींग्स ही तो मेन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थे. और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, लाइक हल चलाते हैं ना, हल एग्रीकल्चर करने के लिए हल जो थे वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. ट्रैक्टर नहीं थे तब. सो जिस तरीके से मटेरियल्स चेंज होते हैं, जिस तरीके से एंशिएंट मटेरियल्स मॉडर्न मटेरियल्स में कन्वर्ट होते हैं, उस तरीके से रिलेशनशिप्स भी कन्वर्ट होते हैं. ह्यूमन हिस्ट्री के उन्होंने स्टेजेस डिस्क्राइब किए हैं इन टर्म्स ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, एशियाटिक, एंशिएंट, फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट. ओके, अभी फाइनली वो कंक्लूजन देते हैं कि इनकी पूरी कंक्लूजन फिर लास्ट में हम ये लिखेंगे कि जो मार्क्स की थ्योरीज है इज बेस्ड ऑन मटेरियल एंड इकोनॉमी, in which he described the modern sociology in term, he gave the base of modern sociology, ठीक है. उन्होंने modern sociology को एक बेस दिया कि उसको हिस्टोरिकल टर्म में उसको डिस्क्राइब करो, मटेरियल्स को, सोसाइटी को. और एक जैसे जिस तरीके से मटेरियल्स चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे सोसाइटी में रिलेशनशिप्स भी चेंज हो रहे हैं, एंड दे ऑल आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है. Now we come to next theory of Karl Marx, theory of alienation. Okay, जैसे वर्ड समझ में आ रहा है ना, alienation मतलब alienate कर देना, that is his term, alienation. So alienation is a philosophical term, ठीक है. कार्ल मार्क्स हमारे सोशियोलॉजिस्ट से पहले फिलोसफिकल थे. वो इकोनॉमिक्स भी थे और फिलोसफिकल भी, फिलोसफी भी वो लिखते थे. तो वहां से उनकी थ्योरी इन्फ्लुएंस्ड है. So his main work 1844 manuscript he write and he give a term alienation. और ये हीगल फिलोसफी से इन्फ्लुएंस्ड है. लेकिन कार्ल मार्क्स ने हीगल की फिलोसफी को एक अदर ही लेवल पे वो उनकी थ्योरी को ले गए और उन्होंने कुछ अपने थॉट्स के एडिशन किया. सो एलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ अलग थलग महसूस करें, वी आर फीलिंग lonely, stranger to anything, other thing, ठीक है, उसको कहते हैं alienation. So he described history of mankind in 2 aspects, है ना. उन्होंने इंसान की हिस्ट्री 2 एस्पेक्ट में समझाई कि इंसान का जो धीरे धीरे जैसे हिस्ट्री में कंट्रोल था नेचर पे इंसान का, वो कम था. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, वैसे वैसे इंसान का जो कंट्रोल है नेचर पे वो काफी अच्छा हो गया है. ही कैन कंट्रोल द सोसाइटी ऑन हिज ओन, है ना. वो अब एनिमल्स पे कंट्रोल कर सकता है, नेचर की हर फॉर्म को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, जिस तरीके से चेंज आ रहा है.
सो ही डिफाइंड दिस इन वन टर्म। उसके बाद वो अदर टर्म क्या डिफाइन करते हैं कि जिस तरीके से चेंज बढ़ता जा रहा है सोसाइटी में और इंसान का कंट्रोल होता जा रहा है वर्ल्ड और नेचर में, इस तरीके से वैसे ही एलिनेशन भी होता जा रहा है, लोग अलग थलग भी होते जा रहे हैं। मैनकाइंड मतलब ह्यूमन काइंडनेस, जो इंसान के जो अंदर की इमोशंस है वो मर रहे हैं धीरे धीरे, उन्होंने ये बोला। ऑफ कोर्स इट्स अ रियलिटी ना, जिस तरीके से लोग फोन यूज कर रहे हैं, पहले क्या यूज होते थे, पहले चिट्ठियां यूज होती थी, फिर धीरे धीरे फिर लोगों ने टेलीग्राम यूज करना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर फोन्स आ गए, फिर मोबाइल फोन्स, फिर एंड्रॉयड फोन्स, है ना। जिस तरीके से चेंज आ रहा है, इंसान का कंट्रोल होता जा रहा है चीजों पे, वैसे वैसे लोग अलग थलग भी होते जा रहे हैं। नाउ वी बिकम एलिनेटेड फ्रॉम अदर्स। लाइक एक लिंक होता है ना लोगों पे, वो खत्म होता जा रहा है, मैनकाइंडनेस खत्म होती जा रही है। सो इट्स अ फिलोसफिकल टर्म, राइट। उन्होंने थोड़ी सी फिलोसफी दी यहाँ पे एलिनेशन की। उन्होंने फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस को ऑप्रेसिव बोला। उन्होंने कहा कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक इकोनॉमी, स्टेज, रिलीजन्स, कैपिटलिस्ट क्लास, है ना, दे ऑल आर फुल ऑफ कंडीशन ऑफ एलिनेशन। ठीक है, लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगे या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, हॉस्टाइल टुवर्ड्स मैनकाइंड। लाइक कैपिटलिस्ट क्लास में जो लेबर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में झगड़े हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है आपस में, एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन हो रहा है। सो ये सब चीजें आ रही हैं धीरे धीरे, जिस तरीके से चेंज आ रहा है सोसाइटी में। सो उन्होंने बोला कि इंसान अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है, human becomes so much involved in his work of society, in capitalist class लेबर्स इतना ज्यादा बिजी है कि वो एलिनेट हो रहा है नेचर से। लाइक हम घर पे रह रहे हैं, हमारा घर भी एक इंस्टीट्यूशन है, होम इज इंस्टीट्यूशन, स्कूल जाते हैं और स्कूल इज इंस्टीट्यूशन। जब इंसान एक जगह पे बिजी हो जाता है, व्हेन पर्सन स्टार्टेड वर्किंग ऑन वन प्लेस, सो वो दूसरी जगह से वो एलिनेट हो जाता है, मतलब उसको दूसरी जगह के मालूम में पता ही नहीं चल रहा। लाइक जब से उन्होंने बोला जब से कैपिटलिस्ट क्लास आई है, जब से कैपिटल हुआ है, तो वहां पे हमारा जो लिंक है नेचर से, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, वो खत्म हो रहा है। वी स्टार्टेड एलिनेटिंग आवरसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स। उनका मतलब यही कहने का है कि जब इंसान एक काम पे बिजी हो जाता है, एक कैपिटलिस्ट क्लास या लेबर अपने एक वर्क में बिजी हो गई, तो वो दूसरे जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स है नेचर के, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, वहां से वो एलिनेट हो रहे हैं। ठीक है, पीपल स्टार्टिंग एलिनेटिंग देमसेल्फ। फिर उन्होंने अपना एक दूसरा एग्जाम्पल दिया, फिर उन्होंने इकोनॉमिक के बेस पे एलिनेशन को समझाया। उन्होंने बोला कि पूरी इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट के अंडर में है, कैपिटलिज्म के अंडर में है। ठीक है, अब कैपिटलिज्म में एक वर्क प्लेस है, लाइक एक फैक्ट्री है, वहां लोग काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे अपनी जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। सो उन्होंने इस बेसिस पे 4 टाइप के मॉडर्न 4 टाइप्स ऑफ एलिनेशन वर्क प्लेस मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, इन्होंने 4 टाइप के एलिनेशन कैसे कैसे जो एक वर्कर है, एक लेबर है, जब एक फैक्ट्री में काम करता है तो किस तरीके से वो 4 बेसिस पे एलिनेट होता है उस वर्क प्लेस पे। सॉरी। सो वो चार चीजों के कारण वो उस वर्क प्लेस पे एलिनेट होता है। लाइक उन्होंने समझाया कि पहले तो जब एक लेबर काम करता है एक वर्क प्लेस पे, वहाँ कई लेबर्स काम करते हैं, तो जब एक लेबर एक काम में बिजी हो जाता है, लाइक एक है जो पैकेट्स को पैक कर रहा है, दूसरा है जो क्या कर रहा है, पैकेट्स को बाहर ले जा रहा है, लाइक मशीन्स में रख रहा है। तो उन दोनों के काम को अलग कर दिया, है ना, एलिनेट कर दिया एक दूसरे को उन दोनों के काम ने। लाइक एक कैपिटलिस्ट है, वो बहुत अमीर है, ऊपर बैठा है कहीं पे, अपना कुछ और काम कर रहा है, लाइक कंप्यूटर में काम कर रहा है, और दूसरा लेबर जो है वो जमीन में बैठ के अपना कुछ बिन रहा है या कुछ काम कर रहा है। तो उन दोनों के जो रिलेशनशिप्स है वो दोनों एलिनेट हो गए कि नहीं, वो उनका लिंक ही नहीं है एक दूसरे से उस काम के कारण। फिर लेबर प्रोसेस, फेलो वर्कर्स एंड देमसेल्व्स, इन्होंने 4 बेसिस समझाया कि प्रोडक्ट के बेस पे एलिनेट होना, फिर लेबर प्रोसेस के बेस में, और फिर फेलो वर्कर्स और देमसेल्व्स, खुद से ही खुद को एलिनेट कर लेना, खुद से ही खुद को अलग कर लेना। ठीक है, सो इट इज अ वेरी फिलोसफिकल टर्म, हम इस पे गहराई से नहीं जाएंगे, वी जस्ट अंडरस्टैंड कि उन्होंने 4 बेसिस समझाया एलिनेशन के, प्रोडक्ट, लेबर प्रोसेस, फेलो वर्कर्स एंड देमसेल्व्स। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया उसका,
उन्होंने बोला कि लेट्स कंपेयर अ क्लॉक मेकर, एक घड़ी बनाने वाला इंसान है, ठीक है, ही इज स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग अ गुड क्लॉक। लेकिन क्या हो रहा है उसके साथ, उसको पूरी घड़ी बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, उसको सिर्फ एक घड़ी का एक पिन बनाने का मौका मिल रहा है, तो उसको उसके काम से एलिनेट कर दिया, उसको उसके काम से हटा दिया, या उसको जो उसकी खुद की कैपेसिटी है, लाइक एक पर्सन है, उसकी कैपेसिटी है पूरे कपड़े बनाने की, लाइक एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाने की कैपेसिटी होती है ना। लेकिन जिस तरीके से डिजाइनर्स ने क्या किया है, हमारे जो छोटे वर्कर्स हैं, डेली वेजेस के वर्कर्स हैं, उनसे उनका काम छीन लिया डिजाइनर्स ने, उनका कपड़ा ले लेते हैं और फिर अपना खुद से उनको अपना नाम देके, पूरी मेहनत तो वर्कर कर रहा है, वो लेबर कर रहा है, लेकिन डिजाइनर्स क्या करते हैं कि अपना टैग लगा देते हैं और उसको अपना नाम दे देते हैं उस चीज को। तो जो उसको जो मेन कह सकते हैं जो काम कर रहा है वो वर्कर्स कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको उसके कपड़ों से अलग कर रहे हैं, उसके उसके काम से अलग कर दे रहे हैं, है ना। जो उसको मिलना चाहिए, जो गिफ्ट मिलना चाहिए उस वर्कर को मिलना चाहिए, ना कि किसी डिजाइनर को मिलना चाहिए। इस तरीके से वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास ने क्या किया कि लेबर्स को उनके काम से उनको अलग कर दिया, मतलब जो कैपेसिटी एक लेबर कंटेन कर रहा है उनको उस हिसाब से काम नहीं करने दिया जा रहा है, सिर्फ उसको एक सुई बनाने को दी जा रही है, बल्कि वो पूरी घड़ी बना सकता है ना। और वो अपने काम से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसको उस काम करने नहीं दिया जा रहा। सो ही डिस्क्राइब्ड हिज एलिनेशन थ्योरी on the in the terms of capitalist and labor class again। फिर कुछ नहीं, फिर उन्होंने आगे ऐसे एग्जांपल्स दिए कई सारे, इस तरीके से उन्होंने एलिनेशन को समझाया। उन्होंने बोला कि एलिनेशन के कारण डिवीजन ऑफ लेबर्स, उन्होंने फिर उन्होंने जो वर्कर्स हैं उनके इमोशंस को समझाया कि किस तरीके से वो उनके काम से अलग कर दिए जाते हैं और कैपिटलिस्ट क्लास उन पर रूल करती है। और लेबर्स क्या होते हैं, उन जब लेबर्स कोई काम करने किसी फैक्ट्री में आता है तो काम करके अपना चला जाता है, उसका कोई रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं होता आपस के लोगों में, एक कैपिटलिस्ट और लेबर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है इमोशंस वाला, लेबर्स में आपस में इमोशंस वाला है ही नहीं कुछ। अब वो सुई बना रहा है, वो पूरी फिर कोई और कुछ बना रहा है घड़ी का, फिर कोई और कुछ पार्ट बना रहा है घड़ी का, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों सब लोग मिलके काम नहीं कर रहे हैं। लाइक पहले जमाने में क्या होता था, गाँव में औरतें मिल बैठ के काम करती थी ना, एलिनेशन नहीं था, लोग बातें करते थे, काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरीके से डेवलप हो रहा है सोसाइटी, वैसे वैसे एलिनेशन हो रहा है सोसाइटी में, अलग थलग पन आ रहा है लोगों में, लोग कंपटीशन करने लगे, मेरा ज्यादा अच्छा तुम्हारा ज्यादा अच्छा, लोग एक दूसरे का काम छीन रहे हैं। सो ही इज डिस्क्राइबिंग इन दिस वे एलिनेशन। सो उन्होंने एक दास कैपिटल करके एक बुक लिखी, उन्होंने उसमें अपना पूरा समझाया है। फिर उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर भी समझाया। सो दिस वॉज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। तो हमने कार्ल मार्क्स की 2 थ्योरीज पढ़ ली। ओके, अब हम जो कार्ल मार्क्स का नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम उसमें कार्ल मार्क्स की 2-3 थ्योरीज और पढ़ेंगे। उसमें उनका थ्योरीज रहेगा क्लास, कॉन्फ्लिक्ट एंड डायलेक्टिक्स, ये 2 थ्योरीज पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon.